चार सवाल, बड़ी पड़ताल और लगातार हम आपको सच दिखा रहे हैं, क्योंकि सच कड़वा होता है और सच में मसाला नहीं होता और ड्रामा भी नहीं होता। वो ड्रामा जो लाइट कैमरा एक्शन के साथ तमाम सांसदों के साथ राहुल गांधी निकले थे, तमाम रिपोर्टर्स के साथ निकले थे, सिर्फ उन्हीं की बात की जा रही थी, या फिर हाथरस को लेकर के प्रशासन को दरकिनार करके, सरकार को दरकिनार करके सिर्फ एक ही वर्जन दिखाने की कोशिश की जा रही थी। रेप, गैंग रेप, अफवाह, सब चीजें कहीं ना कहीं फेक न्यूज की फैक्ट्री की तरह आपको दिखाई गई। लेकिन असल में हुआ क्या? खुद फंसे तो अब कहने लगे हम निष्पक्ष हैं। बीते 28 वर्षों से जी न्यूज का आपके साथ साथ है, पारिवारिक रिश्ता है, और बीते कई दिनों से हाथरस पर जब बाकी चैनल खबरों में मिलावट करके फेक न्यूज आपको दिखा रहे थे, अफवाह की फैक्ट्रियां चला रहे थे, और किस तरीके से उसी अफवाह के कंधे पर साजिश रची जा रही थी हाथरस को दंगा फैक्ट्री बनाने की, तब हमारी जिम्मेदारी आपके प्रति और ज्यादा बढ़ जाती है। हम ग्राउंड पर गए, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई, एक एक सच दिखाया कि देखिए ये रेप की खबरें जो आपको दिखाई जा रहे हैं, गैंग रेप की खबरें जो आपको दिखाई जा रही हैं, ये खबरें किस तरीके से अफवाह है और इसके पीछे एक बड़ी मीडिया फैक्ट्री भी है। क्योंकि हाथरस का सच वो नहीं जो बाकी चैनल दिखा रहे हैं, हाथरस का सच वही है जो आपको जी न्यूज ने दिखाया है। और हाथरस का संपूर्ण सच सिर्फ 4 सवालों में है। पहला सवाल, हाथरस की बेटी के खिलाफ सुनियोजित साजिश। दूसरा बड़ा सवाल, हाथरस की बेटी की जान बचाई जा सकती थी, इस पर कोई नहीं ध्यान कर रहा था। उस वक्त लाइट ड्रामा एक्शन पर लगे हुए थे कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उसे कैसे पेश किया जाना। तीसरा सवाल, बेटी के शव पर रची गई थी दंगे की साजिश। और चौथा सवाल, हाथरस के नाम पर दंगा मॉडल के पीछे कौन है। हमारे पास इन सारे सवालों के जवाब हैं और हमारी कवरेज में संवेदनशीलता कूट कूट कर भरी है, तमाशा नहीं। हमने आपको कहा ना कि सत्य जो है वो शोर नहीं बचाता, और हमारी खबर में सत्यता नहीं है, मिलावट नहीं है। और वो लोग जो कि एक ही पक्ष की बात कर रहे थे, आज जब फंस गए तो खुद को निष्पक्ष कहने लगे। देखिए, अलीगढ़ मेडिकल रिपोर्ट में खुलासा हुआ, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की जो रिपोर्ट है उसमें खुलासा हुआ है, और इसमें लगातार ये कहा गया है कि जीभ नहीं काटी गई थी। हमने आपको बताया था कि ये रिपोर्ट जब सामने आई थी उसमें कहा गया था कि रेप की पुष्टि नहीं हुई है। जब तमाम लोग, विशाल पांडे ये कह रहे थे रेप है, गैंग रेप है, अफवाह की फैक्ट्री है, राहुल गांधी आंसू पोंछने जा रहे हैं, ये सब करेंगे, आज जब फंस गए तो खुद को निष्पक्ष कहने लगे। जी न्यूज तब से कह रहा था कि खबर जैसी है वैसी बताइए, ग्राउंड पर फेक न्यूज रिपोर्ट मत कीजिए, लेकिन आज बड़ी निष्पक्षता की बातें हो रही हैं। बिल्कुल सचिन, देखिए हमारे पास इस वक्त 54 पेज की वो पूरी रिपोर्ट है अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की, जो बनाई गई थी पीड़िता के हालत को लेकर कि कब किस स्थिति में पीड़िता को एडमिट कराया गया था, कब क्या कहा गया था। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी तरह से ये साफ है कि पीड़िता की आंख नहीं फोड़ी गई थी, जीभ नहीं काटी गई थी। इसमें डॉक्टर्स ने बाकायदा जो पेज नंबर 8 है इस पर डायग्राम के माध्यम से ये समझाया है कि उस वक्त स्थिति कैसी थी। ये तस्वीर, ये रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, और इसमें साफ लिखा है कि आंख की स्थिति बिल्कुल नॉर्मल थी, हालांकि आंखें थोड़ी सी लाल थी, ये डॉक्टर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट है। और इसके अलावा जीभ भी नहीं काटी गई है। इसमें कहा गया है कि जब गला दबाया गया था तो दांत से जीभ जरूर थोड़ी सी उसमें चोट के निशान है, चोट आ गए थे, लेकिन जीभ नहीं काटी गई है, आंखें नहीं फोड़ी गई हैं। ये दावा अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में किया गया है सचिन। और ये बाकायदा तो ये उस चीज की भी पोल खोलता है, ये उस चीज की भी पोल खोलता है जो फेक न्यूज की फैक्ट्री लगातार उस दिन चल रही थी। तमाम चैनल्स किस तरीके से रिपोर्ट कर रहे थे, हमने देखा था, और टीआरपी के लिए कैसे तमाशा किया जा रहा था कि देखिए जीभ काटी गई थी, पीड़िता की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी, उसको इंसाफ नहीं दिलवाएंगे। हालांकि इंसाफ तो कहीं ना कहीं पीछे था, और इंसाफ पीछे रह गया, और सामने जो आया वो फेक न्यूज की फैक्ट्री और दंगा करवाने का मॉडल। विशाल पांडे। बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से एक चीज सचिन सबसे पहले यहाँ पर ये साफ कर देना चाहिए कि पीड़िता की मौत हुई है, किसी न किसी ने उसको मारा जरूर है, और इसका सच बाहर आना बहुत जरूरी है। इस पर सियासत चाहे जितनी लोग कर ले, अपनी राजनीतिक रोटियां चाहे जितनी सेक लें, पर इस सच का बाहर आना बहुत जरूरी है। अलग अलग पक्ष अपनी तरफ से अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने अपने तौर पर सबूत पेश कर रहे हैं, हम सभी पक्षों को दिखा रहे हैं। अब इस पर जो जांच होगी, सीबीआई अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचेगी कि आखिरकार ये पूरा मामला कैसे हुआ, क्या हुआ था 14 सितंबर को। तमाम चश्मदीद भी सामने आ रहे हैं, ग्रामीण भी अपना बयान दे रहे हैं। राजनीतिक दलों को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार इस बेटी को न्याय कैसे मिले, सही न्याय मिलना चाहिए। वो पीड़िता अब इस दुनिया में नहीं है, उसको न्याय दिलाना है तो सच तक जरूर जाना होगा सचिन। तो इसी न्याय की लड़ाई तो पीछे रह गई ना।
ये तो फिर यूं कह सकते हैं घड़ियाली आंसू सामने आ गए। जो उस वक्त उसी बेटी के नाम पर जो है झूठ फैला रहे थे, आज किस तरीके से वो एक्सपोज हो रहे हैं, साफ नजर आ रहे हैं। और हाथरस केस में एक्सक्लूसिव सबूत क्या है? पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज पर है। उस वक्त लगातार कहा जा रहा था ना, तमाम लोग ये दिखा रहे थे, यूपी सरकार का जो हलफनामा है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी सिर्फ जी न्यूज पर है, जिसमें साफ कहा गया है कि वहां पर हिंसा की आशंका थी। रात को 3 बजे इस कारण से वो करना पड़ा अंतिम संस्कार। उससे पहले एक बाकायदा फेक न्यूज की फैक्ट्री चल रही थी। तमाम जगहों पर आपने देखा है कि कैसे शोर मचा करके, माइक लगा करके कहा जा रहा था कि देखिए जीप काट दी गई, तमाम चीजें कर दी गई। तो तब ये कहा था कि जैसी घटना, पहले उस पीड़िता को इंसाफ दिलाने की बात कीजिए, राजनीतिक दल या राजनीतिक दलों के हाथों मोहरा बन करके एक पक्ष मत लीजिए। अब हुआ वही, जब अब फंसे तो अब गांव वालों की बात कर रहे हैं। और झूठ क्या क्या फैलाया गया, भ्रम क्या क्या फैलाया गया, अफवाह क्या क्या फैलाई गई, जो अब निष्पक्ष अपने आप को कह रहे हैं। जरा देखिए, ये कि हम पीड़िता के साथ हैं, पीड़िता के साथ रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, ये लगातार फैलाया गया और बाकायदा रिपोर्ट करके इसको कहा गया। लेकिन ये निकली क्या? ये फेक न्यूज निकली। ये क्या उस वक्त ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते थे कि बाद में इस न्यूज से हम मुकर जाएंगे, कि बाद में हमें मुकरना पड़ेगा? हम इतने बड़े मीडिया हाउस, इतने बड़े चैनल पर इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं। पीड़ित परिवार को प्रताड़ित किया गया, धक्के मारे जा रहे हैं। आप वो देख रहे थे रात को लाइव रिपोर्टिंग किस तरीके से की जा रही थी कि हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, पीड़ित परिवार से बात नहीं करने दी जा रही है और धक्के मारे जा रहे हैं। लेकिन ये किस तरीके से फेक निकला, ये भी हमारे पास इन सबूतों से पता लगता है। हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार पर योगी सरकार ने दिया जवाब। देश की सबसे बड़ी अदालत को बताया रात में अंतिम संस्कार की वजह। हाथरस पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर योगी सरकार पर लगातार निशाना साधा जाता रहा है। ये सवाल पूछे जा रहे थे कि पीड़िता के अंतिम संस्कार को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई। ये भी पूछा गया कि पीड़िता की मां की अंतिम इच्छा क्यों वो नहीं पूरी होने दी। योगी सरकार ने इन सभी सवालों का जवाब देश की सबसे बड़ी अदालत को दिया। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाथरस मामले को लेकर हलफनामा दायर किया है, जिसमें सरकार ने बताया कि आखिर क्यों पीड़िता का अंतिम संस्कार रात में करना पड़ा। यूपी सरकार ने शीर्ष न्यायालय को बताया कि हिंसा से बचने के लिए और परिवार की मर्जी से पीड़िता का अंतिम संस्कार किया गया। सरकार ने कहा कि कुछ राजनीतिक पार्टियां जातीय और सामुदायिक हिंसा फैलाना चाहती थे। अदालत को यह भी बताया गया कि बाबरी ढांचा विध्वंस केस में फैसला आने की वजह से यूपी में हाई अलर्ट था और खुफिया एजेंसियों से सूचना मिली थी कि सुबह में गांव में भारी संख्या में लोग जुटेंगे। ऐसे में हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए रात में अंतिम संस्कार कर दिया गया। परिस्थितियां कोई साधारण नहीं थी, असाधारण थी, इसलिए ये कार्रवाई करी, वही सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है और उसके आधार पे कार्रवाई करो। और उनके परिवार के लोग भी थे, जो पीड़िता थी, जो बेटी थी, उसके परिवार के लोग भी थे, उनकी सहमति के साथ दिया। ये एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पे सुप्रीम कोर्ट में अपना एफिडेविट दिया है। दरअसल 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके पार्थिव शरीर को एम्बुलेंस से उसके गांव ले जाया गया था। इस दौरान गांव वालों ने अंतिम संस्कार का विरोध किया था, लेकिन बाद में पीड़िता का रात करीब 3 बजे अंतिम संस्कार कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यानी जब से कवरेज की शुरुआत की, कवरेज में एक पक्ष अब फंस गए तो कहने लगे निष्पक्ष। देखिए कौन कौन सी खबर सच भी, सबूत भी, संवेदना के साथ सबसे पहले जी न्यूज ने आपको दिखाई। आरोपी पीड़िता परिवार की कॉल डिटेल्स दिखाई, जिससे पता लगता है कि दोनों के बीच बात होती थी। पीड़ित परिवार के बीच वायरल ऑडियो दिखाया, पीड़ित परिवार से बातचीत का वायरल ऑडियो, जिसमें कुछ बात की जा रही है। पैसे को लेकर के, मोलभाव को लेकर के बातचीत का ये ऑडियो सामने आया था, ये हमने आपको सबसे पहले दिखाया। पीड़िता से रेप की खबर जिस वक्त तमाम नेटवर्क्स ने लगातार चला दी और बाकायदा इसको यूं कहीं कि फैलाया गया सुनियोजित तरीके से, तब हमने कहा था जी न्यूज पर कि ये खबर झूठ है, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज झूठ। बाकायदा डॉक्यूमेंट के साथ हमने बताया कि ये खबर झूठ है, सबसे पहले आपको बताया। और पीड़िता के परिवार का बयान भी जी न्यूज पर सबसे पहले आया था। परिवार का यह कहना था कि उसे सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय की बात कीजिए। आरोपी पक्ष के परिवार का बयान भी हमने आपको सबसे पहले सुनवाया, दोनों पक्ष का बयान सबसे पहले सुनवाया। पुलिस और प्रशासन का पक्ष भी सुनाया। उस वक्त जिस वक्त इजाजत मीडिया को नहीं दी जा रही थी, तब भी हमने सवाल उठाए और उसके बाद जो पूरी घटना थी उसके बारे में भी आपको बताया। हाथरस में हिंसा की साजिश का खुलासा भी जी न्यूज ने सबसे पहले किया और हिंसा की साजिश में पीएफआई कनेक्शन कैसे जुड़ा है, उसके एजेंट कैसे जुड़े थे, उसका भी
ये पीड़ित सामने आया। राजू राज इस वक्त हाथरस से हमारे साथ मौजूद हैं। राजू राज, उस वक्त हाथरस से आप मौजूद थे ना, विशाल को हमने देखा, हम भी मौजूद थे। निष्पक्ष चीजें क्या होती कि दोनों तरफ के सबूत, अफवाह को ना फैलाया जाए, सरकार और प्रशासन की बात भी की जाए, दूसरी तरफ की, यानी उस वक्त तो झूठ फैलाया जा रहा था, आज जब फंस गए तो कहने लगे उसी जगह पर हाथरस में आकर बाकी सारे लोग कि हम निष्पक्ष हैं। बताइए जरा क्या इस वक्त हो रहा है? देखिए सचिन, हाथरस में अभी भी नेताओं का और अलग अलग संगठनों का पीड़ित परिवार के घर पे आना जाना लगातार चल रहा है। लगातार मांग भी की जा रही है कि इंसाफ चाहिए। हमने जब पहली बार मीडिया के लिए, परिवार के लिए रास्ता ये खोला गया था तो मैं सबसे पहले पीड़ित परिवार के घर गया था और परिवार के तमाम सदस्यों से हमने बात की। उनसे एक सवाल किया था, क्योंकि उस समय योगी सरकार ने कहा था कि इस पूरे प्रकरण में जितने भी पक्ष हैं, एसआईटी की पहली रिपोर्ट के बाद सभी पक्ष का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएंगे। हमने उनकी मां से भी पूछा, उनके भाई से भी पूछा, उनके पिता से भी पूछा, उनकी भाभी से भी पूछा। उनका एक ही जवाब था कि वो नार्को के लिए तैयार नहीं है, पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार नहीं है। वो चाहते हैं क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। इस सवाल का सबसे पहला जी न्यूज़ के कैमरे पे मौला। जब पीड़ित की मौत सफदरजंग अस्पताल में हुई तो हमने उनके परिवार के तमाम सदस्यों से यह सवाल किया था, उनके पिता से सवाल किया था, पीड़ित लड़की के भाई से भी सवाल किया था कि अगर वक्त रहते पीड़ित लड़की को अस्पताल लाया जाता, बड़े अस्पताल में रेफर किया जाता तो शायद जान बचाई जा सकती थी। लेकिन आज जब योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया है उसमें इस बात का जिक्र किया है कि लगातार परिवार से इस बात की मांग की जा रही थी कि लड़की को रेफर किया जाए और परिवार इस बात को तैयार नहीं था। तो ये भी एक बड़ा खुलासा आज हुआ है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लड़की को दिल्ली के बड़े अस्पताल में रेफर करना चाहते थे, लेकिन पीड़ित परिवार के तरफ से ये बातें सामने नहीं। ये यूपी सरकार ने अपने हलफनामा में कहा है। हालांकि परिवार से इसका जवाब भी हमने मांगने की कोशिश की, उन्होंने कहा था ऐसा नहीं है। हम तो एक और चीज भी कहते रहे ना कि खबरों की इस भीड़ में, खबरों की इस दौड़ में इंसाफ की लड़ाई, जैसा विशाल भी कह रहे थे, भाई पीड़िता के लिए इंसाफ की लड़ाई आप लड़ रहे थे ना, तो आपको फेक न्यूज की जरूरत क्या थी? तो आपको परिवार के वर्जन को आगे पीछे करके दिखाने की या फिर किसी ऑडियो क्लिप की जरूरत क्या थी? या फिर आप किसी के साथ थे? ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है ना। मैं आप दोनों से बात करूंगा। हाथरस पीड़िता की जब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई तो ये सवाल उठने लगे थे कि आखिर सरकार ने बेहतर इलाज के लिए पहले कोशिश क्यों नहीं की? क्योंकि पीड़िता के सीरियस होने का इंतजार किया गया था क्या? योगी सरकार ने देश की सबसे बड़ी अदालत में इन सवालों का जवाब दिया। हाथरस मामले में यूपी सरकार का बड़ा खुलासा। पीड़ित परिवार ने नहीं मानी थी डॉक्टरों की सलाह। डॉक्टरों ने कही थी बड़े अस्पताल में भेजने की बात। यूपी सरकार पर लगातार ये आरोप लग रहे थे कि हाथरस की बेटी के इलाज में लापरवाही बरती गई। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा था कि सरकार ने पीड़ित का बेहतर इलाज नहीं कराया है। लेकिन अब इस मामले में यूपी सरकार ने खुलासा किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर यह बताया कि डॉक्टरों ने पीड़ित के बेहतर इलाज के लिए रेफर करने की सलाह दी थी। डॉक्टरों ने पीड़ित परिवार को बताया था कि पीड़िता की रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है। चोट से शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऐसे में स्पाइनल इंजरी सेंटर में इलाज की जरूरत है। लेकिन पीड़ित परिवार ने रेफर करने की अनुमति नहीं दी थी। आपको बता दें कि 14 दिसंबर को हाथरस मामला सामने आया था, जिसमें जान से मारने की कोशिश का केस दर्ज कराया गया था। पीड़ित को इलाज के लिए अलीगढ़ के जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पीड़ित का इलाज चल रहा था। पीड़ित की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन परिवार वालों की सहमति नहीं मिलने की वजह से पीड़ित को बेहतर इलाज के लिए रेफर नहीं किया जा सका। जब पीड़ित की हालत बिगड़ गई तो 28 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं अपने हलफनामे में योगी सरकार ने यह भी कहा है कि उसे हिंसा की आशंका थी कि इतने लोग, क्योंकि सफदरजंग के बाहर ही काफ़ी लोग इकट्ठा हो गए थे, जिसमें राजनीतिक दल, एक खास राजनीतिक गुट के लोग भी थे, कि वो लोग वहां पर गांव पहुंच सकते हैं, काफ़ी बड़ा था। और उसके बाद हिंसा को लेकर के किस तरीके की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसका भी जिक्र किया। आइए सुनते हैं। जब कोई प्रदेश आगे बढ़ता है
वहां पर विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ती है, दौड़ती है। सुरक्षा का एक माहौल होता है, निवेश का एक माहौल होता है। वहां के नौजवान की ऊर्जा का उपयोग जब वहां के कार्यों के लिए किया जाता है तो उस प्रदेश के सभी लोगों का सम्मान बढ़ता है। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और केंद्र और प्रदेश सरकार इस दिशा में तेजी के साथ कार्य कर रही है, वहीं बहुत सारे लोगों को विकास अच्छा नहीं लगता। वे लोग कहीं ना कहीं इसमें बाधक बनने का प्रयास करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं, अनावश्यक रूप से षड्यंत्र करते हैं। तमाम प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से सरकार को भी बदनाम करने का कार्य करते हैं और साथ साथ समाज में जाति और सांप्रदायिक विद्वेष की भावना पैदा करने का कार्य करते हैं। आपने इन चेहरों को देखा होगा जिन्होंने सीएए के खिलाफ आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का प्रयास किया था, जिन्होंने कोरोना कालखंड के दौरान तबलीगी जमात के लोगों को प्रश्रय देकर के कोरोना फैलाने की कुत्सित चेष्टा की थी, जिन्होंने प्रदेश के अंदर विभिन्न स्तर पर अराजकता पैदा करने का प्रयास किया था। और आपने देखा होगा सरकार ने न केवल उनको बेनकाब किया बल्कि ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटने का कार्य भी किया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.